नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। सम्यक संबुद्ध के सधम्म और उनके शावक संघ को नमन करते हुए आज की सभा में उपस्थित हमारे भिक्षु संघ, महाबोधि के प्रेसिडेंट सर और सभा में उपस्थित हमारे महाबोधि के संघ का मैं यहाँ पे अभिवादन करती हूँ। आज की धम्म सभा में चूंकि ये मेरी श्रृंखला पहले से चल रही है, तो इसमें मैंने जैसा भी धम्म को पढ़ा, समझा और सीखा है, वही उसी को मैं अपनी भाषा में आपके सामने उसको रखने का प्रयास कर रही हूँ मैं। तो आज इससे पहले का जो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ये हमारे जो हिंड्रेंसेस हैं, हमारे जो मन को व्यथित करने वाले, विचलित करने वाली जो बाधाएं हैं, उसके ऊपर हमने देखा था, जानना था। तो आज मैं यहाँ पे अरूपा वज्रा चित्त, रूपा वज्रा चित्त, इसके बारे में जो कुछ भी मैंने समझा है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रही हूँ। क्योंकि ये अभिधम्म है और अभिधम्म में जो मुख्य है वो चित्त, चैतसिक, इसी का विश्लेषण यहाँ पर किया गया है। तो चित्त और चैतसिक को ही पूरा मतलब भगवान बुद्ध ने इतना उसको हर एंगल से विश्लेषित किया है, तो इसीलिए फिर ये अभिधम्म इतना लंबा हो गया है, इतना ज्यादा, मतलब इसमें इतना एक्सप्लेन कायदे से किया गया है कि एक ही पॉइंट को अगर ले लीजिए तो उसी के ऊपर बहुत लंबी सी भी चर्चा हो सकती है। तो आज यहाँ पर रूपा वज्रा ध्यान चित्त के बारे में देखते हैं। तो चूंकि ये जो अरूपा वज्रा चित्त है, ये 12 अरूपा वज्रा चित्त और रूपा वज्रा चित्त 15 ये रूपा वज्रा चित्त हैं। तो ये जो रूपा वज्रा और अरूपा वज्रा चित्त हैं, ये किस तरीके के चित्त होते हैं? ये कुशल चित्त होते हैं। ये ध्यान चित्त हैं। ये ध्यान चित्त ध्यान भावना के वो जो अवस्था एक प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि कितने कामवज्रा, रूपावचरा, अरूपावचरा और फिर लोकोत्तर, तो ये 4 अवस्थाएं हैं। जिस तरीके से पहले जो शोतापन्न, सकृतगामी, अनागामी और अरहत्व की ये जो स्टेजेस हैं, उसी तरीके से जब ध्यान की फील्ड में आते हैं, ध्यान की बात करते हैं, ध्यान चित्त के बारे में बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर ये 4 चित्त हैं। ये कामवचरा चित्त, रूपावचरा चित्त, अरूपावचरा चित्त और लोकोत्तर चित्त। उनमें से चूंकि कामवचरा चित्त जो है, ये कामवचरा चित्त ये भूमि का चित्त है। भूमि पर, जब भूमि मीन्स जो जब यहाँ पे मानव योनि में, जब भूमि पे स्टेज पे, मतलब फिजिकल जो भौतिक चीजों को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जब वहां पर ध्यान में है, मतलब जब माइंड में वो सारी चीजें विद्यमान है, उस स्टेज में ये फिर कामवचरा चित्त वहां पर विद्यमान रहता है। और फिर जब ध्यान करते करते, प्रैक्टिस करते करते, जब इस स्टेज से अपर जाने की कोशिश करते हैं, ये कामोचरा की जो भौतिक चीजें हैं, इन चीजों से हटने का प्रयास करते हैं, तब फिर ये अगली अवस्था जो प्राप्त होती है वो रूपावचरा चित्त प्राप्त होता है। तो ये जो यहाँ पर ये रूपा वज्रा और अरूपा वज्रा, रूपा वज्रा 12 और अरूपा वज्रा सॉरी, ये रूपा वज्रा 15 और अरूपा वज्रा 12 चित्र मिलकर के 27 महागता चित्त बनाते हैं। तो ये महागता इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो स्टेज प्राप्त होती है, ये जो यहाँ पर जो चित्त उत्पन्न हो जाता है उस अवस्था में, तो ये क्योंकि वो बहुत उच्च गति को प्राप्त कर गया है, प्राप्त कर चुका होता है, इसीलिए इसको महागता चित्त भी कहते हैं। तो चूंकि कामवचर चित्त जो है ये भूमिगत चित्त है, तो यहाँ पर जब भूमिगत है तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो लोभ, मोह, द्वेष, ये सब कुछ भी विद्यमान रहेगा। लेकिन जो रूपावचरा और अरूपावचरा चित्त होता है, ये ध्यान चित्त है। और यहाँ पर ये जो कामवचरा से ऊपर की स्टेज हो जाती है, उठ चुके होते हैं, मीन्स वहां पर चित्त का शुद्धिकरण हो चुका होता है। शुद्धिकरण किस सेंस में? कि
जो ये हमारे चित्त में लोभ विद्यमान है, मोह विद्यमान है, द्वेष है, घृणा है, ईर्ष्या है, जलन है, कुंठा है, तो इस तरीके की जो भावनाएं हैं, जब इन भावनाओं से ऊपर उठ गया चित्त है, तब वो स्टेज फिर आ गई है कौन सी, रूपावचरा की चित्त वहां पर प्राप्त हो गया है। अब चूंकि ये कामवज्र से ऊपर की स्टेज है, इसीलिए इसे महागता भी कहा गया है, और साथ ही इसे मध्यम चित्त भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि पहली स्टेज तो कामवचर चित्त की, फिर उसके बाद की जो स्टेज है मीन्स लोकोत्तर की, जो सबसे लास्ट स्टेज है, इन दोनों के बीच में जो चित्त उत्पन्न हुआ है वो रूपावचरा और अरूपावचरा, ये दोनों चित्त हैं, इसीलिए इनको मध्यम चित्त भी कहा गया है। अब ये बीच में होने के कारण इनको ये मध्यम चित्त भी कहा गया है। अब ये जो लोकोत्तर चित्त है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, जैसे अरहत्व लास्ट स्टेज है, वैसे ही ये लोकोत्तर चित्त जो प्राप्त हो रहा है वो भी आर्य पुद्गल का चित्त होता है, जो कि सबसे लास्ट में आता है। क्योंकि वहां तक जाते जाते जो चित्त के सारे डिफाइलमेंट्स हैं, जितने भी उसके भीतर भरे पड़े हुए हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल वॉश आउट हो गई हैं, समाप्त हो चुकी होती हैं। फिर वो स्टेज अपर स्टेज हो गई, सबसे अपर स्टेज हो गई, लोक से ऊपर की हो गई है, तो लोकोत्तर चित्त हो गया है फिर वो, जो कि सबसे लास्ट में आता है। अब ध्यान चित्त में आने का मतलब क्या है कि मीन्स जब हम मेडिटेशन कर रहे हो या हम ध्यान लगाने बैठते हैं, तो हमारा मुख्य काम वहां पर क्या रहता है कि अपने चित्त को किसी एक बिंदु पर एकाग्र करना का, या उसको कंट्रोल करने का, कि उसके भीतर, चूंकि चित्त तो बहुत ही चलायमान है, वो सेकंड्स के समय हिस्से में भी घूमता ही रहता है। एक चित्त उठा फिर अगला, एक चित्त जैसे ही उठा उसके जस्ट बाद ही फिर नया चित्त वो समाप्त हुआ, फिर नया हो गया, नया उठ गया, नया उत्पन्न हो गया। तो इस तरीके से विचारों की श्रृंखला और चित्त के उठने गिरने की जो श्रृंखला है, ये कंटिन्यू जन्म से लेकर के, जब भ्रूण में फिटस में आने से लेकर के, वहां से लेकर के, जैसे ही जब ये चित्त डेवलप हुआ, वहां से लेकर के जो लास्ट च्युति चित्त है, वहां तक की स्टेज में जितना भी जीवन है, वो चाहे क्षण भर का जीवन हो, चाहे 100 साल का जीवन हो, उतने जीवन में ये जो चित्त है हर समय चलायमान रहता है। जब हम ध्यान की अवस्था को भी, ध्यान लगाने भी बैठेंगे, तो भी अगर चित्त जो है क्षण भर के लिए भी, सेकंड भर के लिए भी अगर किसी बिंदु पर वो एकाग्र हो गया है, तो मीन्स वही अवस्था, वो हमारा एक अचीवमेंट होता है कि हमने उस अवस्था को अचीव किया। वो हमारा एक रिजल्ट के रूप में होता है कि जो हम करने बैठे हैं उसको हमने प्राप्त कर लिया है। चित्त चूंकि एवरी टाइम चलायमान है, तो अगर क्षण भर के लिए भी वो शून्य की अवस्था में पहुंचा है, तो वही हमारी एक विक्ट्री भी होती है, और वही हमारा एक अचीवमेंट भी होता है, और उतने ही समय के लिए होता है। ये नहीं है कि हम ध्यान लगाने बैठे हैं, कोई सालों से ध्यान लगा रहा है, तो वो मतलब कि उसका चित्त जो है 24 घंटे के लिए वो शून्य अवस्था में चला जाएगा, ऐसा कतई संभव नहीं होगा, और ना होता है ऐसा। तो ये जो चित्र है, ये जब ध्यान की अवस्था में है, तो वो क्षण भर के लिए भी ही अगर किसी एक बिंदु पर ठहर गया है, मीन्स वो जिस चीज पे हमने ध्यान लगाया है उस बिंदु की ओर ठहर करके बाकी किसी हर तरह से हमारा ध्यान हट गया है, तो वही वहां पर ध्यान की अवस्था होती है। तो अब जब हम रूपावचर चित्त की अवस्था में रहते हैं, तो उस समय पर क्या होता है कि ये जो चित्त जो है, किसी रूप को लेकर के वहां पर ध्यान किसी रूप को लेकर के लगा रहे होते हैं। रूप मीन्स ये जो फिजिकल फॉर्मेशन है इस वर्ड में, वो कोई भी चीज हो सकती है। वो कोई चाहे तो, जैसे कुछ लोग होते हैं कि पृथ्वी को लेकर के अपना ध्यान उस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, कोई है किसी कैंडल को लेकर के, उसकी लौ को लेकर के है, उस पे ध्यान अपना कंसंट्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कि जो कुछ माला आदि लेकर के
उस पे नाम चैंटिंग करके, कुछ लोग नाम को मन में उसको कंटिन्यू दोहराते रहते हैं। मीन्स वहां पर किसी शब्द को लेकर के वो चैंटिंग करते हुए उस पर एकाग्रता पाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि किसी न किसी फिजिकल फॉर्म को लेकर के वहां पर वो अपने ध्यान को लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसको एकाग्र करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये रूपवचरा है कि यहाँ पर कोई ना कोई रूप यहाँ पर विद्यमान है। क्योंकि जो चित्त जो ध्यान केंद्रित कर रहा है वो वहां पर किसी तरीके के मतलब रूप को वहां हटाया नहीं गया है, रूप विद्यमान है। तो ये रूपवचरा चित्त है यहाँ पर। अब चूंकि ये जो हमारी जो जैसा कि अभी मैंने कहा कि ध्यान की अवस्था में भी चित्त क्षण भर के लिए भी अगर एकाग्र हो गया तो वो हमारी जीत है। क्योंकि ये जो चित्त है ये एवरी टाइम बन रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, नष्ट हो रहा है, पुनः फिर बन रहा है, फिर नष्ट हो रहा है। तो ये जमन की प्रोसेस जो वो हमारी चित्त के उठने और गिरने की प्रोसेस जो है, इससे पहले भी की भी जो हमने देखा था कि किस तरीके से ये जब द्वार वाली बात आई थी, प्रवेश द्वार, मनोद्वार, तो किस तरीके से यहाँ पर कर्म कैसे जनरेट हो रहे हैं, चित्त किस तरीके से पंच द्वार से जाकर के मनोद्वार में अपना एक्शन कैसे कंप्लीट कर रहा होता है। तो वही चीज यहाँ पर भी कि चित्त जो है हर समय पे उठता और गिरता रहता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। अब चित्त चूंकि चित्त जो है हर क्षण, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो हमारे पंचद्वार हैं, ये इंद्रियां हैं, उनसे किसी न किसी रूप को हर क्षण हम ग्रहण कर रहे होते हैं। वो ध्यान की अवस्था में बैठने पर भी हम उस रूप को ग्रहण कर रहे होते हैं। कैसे कि हम किसी अगर हमने किसी फिजिकल बॉडी पे अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश की है, तो आईज के थ्रू वो फिजिकल चीज को हम इनटेक कर रहे होते हैं। प्लस अगर साथ में ही किसी भी तरीके का जो कुछ भी साथ में एयर तो है ही है, तो मीन्स हम सूंघ भी रहे हैं। और अगर ध्यान उस समय उस दिशा में भी जा सकता है कि सूंघने की प्रोसेस, मतलब कोई गंध है उसकी तरफ चला गया। तो इस तरीके से इंद्रियों के माध्यम से वो चीज हम हर समय इनटेक कर रहे हैं। हम ध्यान की अवस्था में हैं तो हम बॉडी को स्पर्श कर रहे हैं, किसी फिजिकल फॉर्म पे ही बैठे हुए हैं, अर्थ को टच कर रहे हैं। तो वो स्पर्श भी, जो स्पर्श हो रहा है वो भी हम इंटेक कर रहे हैं। तो मीन्स इंद्रियां जो हैं हर पल रूप को ग्रहण कर रही होती हैं। तो अब यहाँ पर चूंकि जब हम रूप को ग्रहण कर रहे हैं तो फिर कुशल और अकुशल जो ये है, ये एवरी टाइम अंदर जाग रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। कुशल अकुशल चित्त जो है वो एवरी टाइम वहां पे डेवलप हो रहा होता है। लेकिन फिर जब वही चीज है कि ये तो हर समय प्रोसेस तो कंटिन्यू है, ये यही लाइफ है। इसी लाइफ में हमको जो ये जो गिरने और चित्त के गिरने और उठने की जो कुशल और अकुशल जागने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को ध्यान के माध्यम से एकाग्र करके उसमें जो ये कुशल और अकुशल के जो भाव हैं, जो भावना जागृत हो रही है, जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें से कि कुशल चित्त ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो, अकुशल चित्त जो है वो धीरे धीरे उसका खत्म करने की कोशिश, मीन्स उधर से अपना ध्यान हटाने की कोशिश, यही ध्यान की प्रोसेस है। और इसी को प्रोसेस को करते रहने के लिए जब ध्यान में हम आ रहे हैं, तो भले ही क्षण भर के लिए किसी कुशल पॉइंट पर अकुशल विचार हमारे भीतर नहीं आया है, तो मीन्स हमारा ध्यान लगना स्टार्ट, हम एकाग्रता की ओर बढ़ रहे हैं। उस क्षण पे फिर इंद्रियां किसी एक अवस्था ऐसी भी आती है जब ध्यान कर रहे हैं, तो मीन्स फिर वहां पर कोई भी किसी भी तरीके का रूप ग्रहण नहीं हो रहा है। कैसे कि मतलब माइंड में कोई भी किसी भी कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ है वहां पर। मीन्स किसी भी चीज को लेकर के चाहे हम कोई विचार ही ले लें, जिस चीज पे हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो भी हमें नहीं माइंड में आ रही है। तब ऐसी भी अवस्था आ रही है, तो ये फिर शून्य की अवस्था आ गई यहाँ पर जाकर के। मीन्स इतना एकाग्र हो गए कि फिर हर चीज से चित्त जो है वो दूर हो गया है।
तो क्षण भर के लिए भी अगर चित्त के बारे में, जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर ऐसी अवस्था में अगर हमारे भीतर प्रीति, सुख, एकाग्रता, अगर इन चीजों का भी अनुभव होने लग गया है, तो मीन्स फिर ये रूपावचरा चित्त की उस अवस्था में चित्त ने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है। तो इसीलिए इसे महागता भी कहा गया। महागता इसीलिए कहा गया है कि चित्त के जो सारे डिफाइलमेंट्स हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए तो ये ध्यान की अवस्था है। ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान का मतलब ही है कि चित्त के जितने भी अवगुण हैं, जितने भी अकुशल विचार हैं, जितने भी हमारे भीतर के डिफाइलमेंट्स हैं, उन सबको हटा करके एकाग्रता को ग्रहण करने के लिए, एकाग्रता प्राप्त करने के लिए हम कोशिश प्रयास कर रहे होते हैं उस समय पे। तो अब ये ध्यान चित्त जो है, अब ये ध्यान चित्त दो तरह का ध्यान चित्त है, जिनमें से कि 5 रूप ध्यान है और 4 अरूप ध्यान। तो 5 जो रूप ध्यान है, उनमें से जब रूप ध्यान की प्रैक्टिस हो रही हो या वो अवस्था जो है, तो उस समय पे ये जो है कि वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, ये 5 रूप ध्यान है। इनमें से हम वितर्क पे कर सकते हैं, विचार पे कर सकते हैं, प्रीति को अनुभव कर सकते हैं, सुख को अनुभव, एकाग्रता प्राप्त करने की कोशिश, तो ये 5 रूप ध्यान है। वहीं पे जो ये 4 अरूप ध्यान है, अरूप ध्यान मीन्स वहां पर फिर कोई रूप नहीं रह जाता है। फिर वो जो अवस्था होती है, वहां पे अरूप की अवस्था आ जाती है, जिसमें फिर जो चित्त है, फिर आकाश आयतन चिंतन में आ जाता है। आकाश आयतन, फिर विज्ञान आयतन, अभिकिंचन आयतन, नेव संज्ञान आयतन। तो ये 4 जो है ये अरूप ध्यान है इनमें से। जब रूप ध्यान में है, तो रूप ध्यान के जो ये 5 तत्व हैं, जो कि वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता हैं, तो ये रूप ध्यान के ये 5 तत्व हैं जो हमें अनुभव देते हैं। लेकिन अरूप ध्यान में किसी भी तरीके का रूप नहीं है, लेकिन चित्त और चैतसिक है। अभिधम पूरा चित्त और चैतसिक पर ही का ही विश्लेषण यहाँ पर कर रहा होता है। तो सारी चीजें चित्त और चैतसिक पर ही निर्भर करती हैं। तो जब अरूप ध्यान की भी अवस्था है, तो वहां पर भी चित्त और चैतसिक अभी विद्यमान है वहां पर भी। तो यहाँ पर अरूप ध्यान में किसी भी तरीके की चीज नहीं है, लेकिन रूप यहाँ पे नष्ट हो गया होता है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज बची होती है? यहाँ पर सिर्फ नाम बचा होता है। तो नाम पर ध्यान एकाग्र यहाँ पर नाम पर ध्यान एकाग्र कर रहे होते हैं। तो अब ये जो कम्मा फॉर्मेशन है, हम जानते हैं कि हमारे 2 तरह के कर्मा है, कुशल कर्मा और अकुशल कर्मा। तो हमारी जो कोशिश है, जब इस अवस्था को, स्टेज को प्राप्त करने की कोशिश है, मीन्स ध्यान की अवस्था में हम किस चीज की कोशिश कर रहे हैं? अपने डिफाइलमेंट्स को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स अपने अकुशल कर्मा के फॉर्मेशन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, कुशल कर्मा फॉर्मेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुशल चित्त को डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये कर्म जो है, कुशल और अकुशल, ये 2 तरह के जो कर्मा है। और ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन एक और कर्मा भी होता है जो कि अ, किससे प्राप्त होता है? वो अरूपावचरा ध्यान से ही प्राप्त होता है। अब चूंकि काम भूमि में, हम लोग काम भूमि में ही रह रहे हैं, तो यहाँ पर काम भूमि में रहने के कारण ही हम इस रूप को देख पा रहे होते हैं। और जब रूपावचरा में रूप के ऊपर ध्यान लगाते हैं, तो यहाँ पर फिर कामावचरा और रूपावचरा के जो कुशल चित्त हैं, उससे फिर कुशल कर्म जनरेट होता है। ऐसा नहीं है कि कामावचरा चित्त जो है वो केवल अकुशल ही अकुशल है। कामावचरा चित्त में रहते हुए भी हम कुशल कर्मा जनरेट करते हैं। कुशल चित्त जनरेट होता है। किस तरीके से? कि कामावचरा चित्त में किस तरीके का कुशल चित्त है कि यहाँ पर हम कुशल क्या कर्म कर रहे हैं कि हम दान कर रहे हैं, शीलों का पालन कर रहे हैं, ध्यान भावना का हम भावना का अभ्यास कर रहे होते हैं, उसमें ध्यान कर रहे होते हैं। तो ये कामावचरा के ही उस भूमि में है, कामावचरा भूमि में ही है, जो जहाँ पे रह के हम दान कर सकते हैं,
हम शीलों का पालन कर सकते हैं। तो ये कुशल कर्मा के का ही मतलब मीन्स जनरेशन कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से कामवचरा कुशल चित्त और रूपावचरा कुशल चित्त जो है दो प्रकार के चित्त हैं, लेकिन दोनों ही कुशल चित्त हैं यहाँ पर। जिसमें से कि जो ये कामावचरा कुशल चित्त हैं, इनमें जैसे कि अभी बताया कि दान करते हैं, शीलों का पालन करते हैं, ध्यान करते हैं, भावना कुशल भावना का हम अभ्यास करते हैं। और तो इस तरीके से वहीं पर जो रूपावचरा चित्त में जो पांच तत्व हैं उस पर हम अपना ध्यान कंसंट्रेट करते हैं कि वितर्क जो मीन्स हमारे भीतर जो तर्क वितर्क, अगर तर्क वितर्क जब तक नहीं करेंगे तब तक हम सही और गलत का भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। क्या सही क्या गलत, जो अगले ने कह दिया वही हमने मान लिया, मीन्स हमारा अपना जो सेंस है वो हमारा काम ही नहीं कर रहा है वहां पर। तो इस तरीके से जब ये ध्यान की अवस्था में हम वितर्क की भावना का अभ्यास करते हैं और विचार करते हैं, विचारों को मतलब कि हमारे जो विचार हैं वो कुशल विचार ही डेवलप हो उसका अभ्यास करते हैं। फिर उसी में फिर आगे उनको जब हम डेवलप किया कि कुशल चित्त वितर्क करने के बाद जो विचार उत्पन्न हो रहा है, कुशल विचार उत्पन्न हो, तो उससे क्या चीज डेवलप हो रही है, उससे प्रीति का अनुभव हो रहा है, जो आपको एक सुख मिलेगा, एक शांति का प्रीति का अनुभव हो रहा है फिर वहां पर, और उससे प्रीति सुख मिल रहा है। फिर एकाग्रता का चिंतन वहां पर कर रहे हैं कि किसी इसी चीज पे हमारा मन एकाग्र बना रहा है, इसका अभ्यास फिर वहां पर आगे रूपावचर ध्यान में लगाते हैं, इस पे चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। इसके बाद फिर ये जो अकुशल चित्त है जो कि काम भूमि में ही है, जब काम भूमि में ही है, जो कि लोभ मोह द्वेष, ये चित्त जो हैं इन चित्तों से ही अपने आप को फिल्ट्रेट करने की कोशिश यहाँ पर रहती है। तो रूपावचरा में अकुशल नहीं है, जबकि कामावचरा चित्त में कुशल और अकुशल दोनों ही है। लेकिन रूपावचरा में अकुशल नहीं होता, अकुशल चित्त नहीं होता है वहां पर। और फिर अरूपावचरा के कुशल चित्त जो कि कभी भी चित्त को विचलित नहीं करता है। फिर जब ये अवस्था अरूपावचरा वाली चित्त की अवस्था, रूपावचरा में तो चूंकि हम रूप पे ध्यान अपना लगा रहे हैं, तो फिजिकल चीजों की ओर भी हमारा ध्यान है वहां पर अभी, भले ही कुशल चित्त है वो, लेकिन हम फिजिकल फॉर्मेशन की पे ही अपना ध्यान को हमने केंद्रित किया हुआ होता है। लेकिन जब उससे आगे अरूपवज्र ध्यान में आ जाते हैं, तब फिर जो ये है जो हमारे चित्त है वो फिर यहाँ पे रूपावचरा में विचलन हो सकता है, लेकिन अरूपावचरा जब ध्यान की अवस्था में होती है तब वहां पर किसी भी तरीके का विचलन नहीं होने पाता, क्योंकि फिर वो एक तरीके से वो अवस्था प्रौढ़ अवस्था की ध्यान की प्रौढ़ अवस्था की तरफ चले जाते हैं, जहां पर फिर वो चित्त जो है उसने ये चीज को समझ लिया होता है कि जो कुशल और अकुशल के में से मेरे हमें वहां प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि कुशल ही कुशल को डेवलप करना है चुका होता है। जैसे कि जब रूपावचरा की तरफ जब जाते हैं, रूपावचरा में चित्त विचलित हो सकता है क्योंकि रूप से जुड़ा हुआ है, भौतिक चीजों से जुड़ा हुआ है। लेकिन अरूपावचरा में जब ये रूप नहीं यहाँ पर रह जाता है किसी भी तरीके का, यहाँ पर कोई भौतिक चीजें नहीं होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर किसी तरीके का विचलन नहीं होता है और यहाँ पे बाहरी चीजों पर कोई भी ध्यान नहीं जा रहा होता है, तो फिर विचलन का कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं होता है। तो रूप नहीं है यहाँ पे इसीलिए अरूपा बचरा है। तो अरूपा बचरा में उपेक्षा, उपेक्षा डेवलप हो गई है फिर वहां पर उपेक्षा, उपेक्षा भावना और एकाग्रता, ये दो ही चीजें फिर वहां पर रह जाती हैं जो कि रूपा वज्रा से ही प्राप्त हुई होती है। लेकिन रूपा वज्रा में बाकी चीजें भी हैं और अरूपा वज्रा तक आते आते ये दो ही चीजें रह जाती हैं कि उपेक्षा भावना पूरी तरीके से डेवलप हो गई और एकाग्र चित्र एकाग्र हो गया है। तो ये जब तक कि रूप ध्यान को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक अरूप ध्यान तक भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये प्रोसेस एक सीरीज में चल रही होती है, तो ये वहीं से हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो चार अरूप ध्यान है, इनमें से जब हम आकाश आकाश अंचयतन चिंतन का की बात जब वहां पर करते हैं, तब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है भौतिक चीजों से निकल करके ध्यान करता है फिर यहाँ पर। तो फिर ये कैसे ध्यान की, वो फिर आकाश को स्पेस में अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करता है। मीन्स
जब स्पेस में ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं, तो फिर वहां पर तो शून्य है, वहां पर कोई भी चीज, कोई फिजिकल चीज है ही नहीं वहां पर। तो यहाँ पे फिर नथिंगनेस का पर चिंतन हो रहा होता है। फिर इसके बाद विज्ञान पर चिंतन फोकस करता है। तो और उसके बाद फिर अनंत पे, मीन्स एवरीथिंग अनंत, उस पर ध्यान कर रहे हैं। और इसके बाद फिर जब यहाँ पर फिर ये जो सुखद और दुखद ये जो वेदनाएं हैं, ये फिर यहाँ पर शांत हो जाती हैं। और फिर उपेक्षा भावना फिर जो जागृत हो जाती है, मीन्स शून्य की स्थिति वहां पर आ गई होती है। इसके बाद फिर जब ये नेव संज्ञान अंचा आयतन जो है यहाँ पर, जब ये होता है, तो फिर यहाँ पर तो कोई संज्ञा रही नहीं गई होती है। वहां मीन्स संज्ञा और उपस्थित भी होती है, लेकिन नहीं भी होती है, इसीलिए नैव कहा गया है यहाँ पर इसे। मीन्स शून्य की अविचलन की जो स्थिति आ गई होती है। तो अब यहाँ पर जो इसके बाद की जो स्टेज हो जाती है, फिर वो फिर महाविपाक की स्थिति, यानी कि फल भोगने की स्थिति आ गई होती है वहां पर। इस जो इस जो आकाशायतन, इसके आगे की जो ये चार अरूप ध्यान है, इनमें से जो ये स्थिति जब हम ध्यान की भावना करके, तब फिर क्या हो गया, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, वो आकाशायतन चिंतन उस पे कर रहा है, ध्यान अपना लगा रहा, रूप ध्यान पे है, और वहीं पर उसको अगर मृत्यु प्राप्त हो जाती है, तो फिर उसका जो स्पेस में ही उसका जो जन्म है, वो फिर स्पेस में ही उसका जन्म होता है। वहीं पर वो अपना जन्म है, उसका अगला जन्म वहीं प्राप्त होता है। लेकिन वहां पर किसी भी तरीके का रूप उसके ध्यान में नहीं रह गया था, तो कोई रूप वहां पर ग्रहण नहीं होगा फिर उसका। मीन्स जो अरूपा वज्रा भूमि में ही उसका जो जन्म होगा, वो उसको प्राप्त होगा। फिर इसके बाद का जो चित्त आता है, जो लास्ट का सबसे चित्त होता है, फिर यहाँ पर जो क्रिया चित्त डेवलप हो रहा होता है, जो कि केवल केवल अरहत और बुद्धों का ही चित्त होता है। क्योंकि ये जो क्रिया चित्त होता है, ये फिर मतलब यहाँ पर फिर कर्म जनरेशन किसी भी तरीके का नहीं रह जाता है। क्योंकि जो कामावचरा चित्त का अकुशल चित्त, कुशल चित्त जो वो था, वो सब कुछ यहाँ खत्म हो चुका होता है। रूपवचरा चित्त भी यहाँ हट गया होता है। फिर अरूपवचरा से आगे का चित्त जो है, लोकोत्तर अवस्था की चित्त को प्राप्त कर लिया होता है। और जब इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, तो उसने फिर अपने कर्म के जनरेशन सारे ब्लॉक कर दिए होते हैं, सारे खत्म हो गए होते हैं। वहां पर केवल केवल क्रिया चित्त बचता है। क्योंकि ये फिजिकल बॉडी है, अरहतों की भी फिजिकल बॉडी है, बुद्धों की भी फिजिकल बॉडी है। तो फिजिकल बॉडी के लिए, एनर्जी के लिए फिर उसको भोजन पानी की तो जरूरत रहती ही रहती है। तो वो लेने के लिए बस वही, मतलब वो इनटेक करने के लिए, वो सांस तो हम लेंगे ही, जब तक जीवन है सांस तो जाएगी ही जाएगी अंदर। तो ये प्रोसेस जो है, ये किसी भी तरीके के कर्म को जनरेट नहीं करती है। कर्म जनरेट कहाँ हो रहा होता है, मनोद्वार में जाकर के कर्म जनरेट हो रहा होता है। क्योंकि वहां पर ध्यान की अवस्था, उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, लोकोत्तर अवस्था को प्राप्त कर लिया है, तब वहां पर जाकर के जो ये जो क्रिया चित्त उत्पन्न हुआ है, उसने वो ऐसे किसी भी कर्मा के फॉर्मेशन को वहां पर वो रोक देता है, रुक गया होता है। यही स्टेज जो है अरहतों की, बुद्धों की स्टेज होती है उसके बाद की। फिर यहाँ पर फिर किसी भी तरीके का कर्म निर्माण नहीं होता है। मीन्स चित्त जो है वो कर्मों से मुक्त हो चुका होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्रिया चित्त ही काम करता है, जो कि कर्म कर्म के जनरेशन, कर्म निर्माण से ऊपर उठ चुका होता है। तो आज का जैसा मैंने समझा, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना और मुझे अवसर दिया, इसके लिए महाबोधि का मैं बहुत बहुत यहाँ पर साधुवाद करती हूँ। सभी लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत साधु।